नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री ने जनता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा के दौरान पासी समाज के लोगों ने किया विरोध। और कथैया थाना क्षेत्र में एक युवक ने जमीनी विवाद में एक युवक को गोली मारकर की हत्या और थाने में किया आत्मसमर्पण। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक मंच पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 7 पार्टियों के सदस्य एक साथ मौजूद रहे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। कुढ़नी प्रखंड के केरमा गांव में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री समेत महागठबंधन के दिग्गज मंत्री शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक मंच पर महागठबंधन के 7 पार्टी के सदस्य एक साथ मौजूद है और हमारा जो काम किया गया है और जो काम चल रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण के दौरान भाजपा पर सीधा हमला किया। नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ के बारे में आप देखिए तो ये जो कुंडनी है, ये प्रखंड है। आप जानते हैं शुरू से कुंडनी में हम पहले ही से आकर के कुंडनी के बारे में कहा, इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है। 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है 39। तो आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े पंचायत का कोई भी प्रखंड नहीं है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इन सब चीजों के बारे में सोचे हैं और उसके बारे में जो नए प्रखंड बनाए जाने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। वो उचित समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हमको लगता नहीं है, आपको याद होगा आप में से बहुतों को कि हम यहाँ घूम घूम करके देखे हैं और उसी समय कहे कि 39 पंचायत वाला इतना बड़ा तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज के बारे में और यहाँ के विकास के लिए कोई छोड़ा गया है काम? आप समझिए, जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 756 विद्यार्थियों ने इसके लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मांगा, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए 31 करोड़ और 59 लाख रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में आप समझ लीजिए कि 3041 युवाओं ने इसके लिए प्रयास किया और उसके लिए उचित भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ना कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की तैयारी और उसके लिए प्रति माह ये सब काम करे घूमे, प्रति माह 1000 रुपया का मदद करवाते हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने करना शुरू किया, आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है। आप कुशल युवा कार्यक्रम में सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें आपके क्षेत्र का 5617 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए कि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान इनको होता है। इसके साथ यहाँ पर लोगों को कहें, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तो ये जान लीजिए कि ये सब काम हम लोगों ने किया है। और पूरे तौर पर राज्य सरकार द्वारा तुर्की सरैया पथ, मुजफ्फरपुर महुआ पथ, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी पथ का निर्माण कराएगा। तो ये हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप बताइए, जो हमने कहा कि हर पंचायत में 10+2 मतलब संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे सबको पढ़ने के लिए। क्या पता चला था जी, लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया सब जगह। और जब देखा कि जो प्रजनन दर है वो घटेगा अगर लड़कियां पढ़ेगी तो। आप जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल कैसा है,
कम क्षेत्रफल है, देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की आबादी देश में 3रे नंबर पर है। तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना ज्यादा आबादी है, उतनी ज्यादा आबादी देश में कहीं नहीं है, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों को हुआ कि धीरे धीरे लोगों को इसके लिए किया जाए। तो जब पहले हमने इसका अध्ययन कराया तो प्रजनन दर था 4.3 और हमने इसके बारे में एक अध्ययन कर। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में विकास तेजी से हो रहा है, रोजगार का भी विस्तार किया जा रहा है, विपक्ष ऐसे ही हल्ला कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में पासी समुदाय के महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। सभा में सरेआम कुर्सी भी चली। झोली फैला के हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। तारी का गाछ है, तारी के धंधा हमको खोल देने के लिए तारी पर से पाबंदी हटा दीजिए, दारू बंद कर दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? जात का जो बिजनेस चालू कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार से। ये चाहते हैं जो बच्चा को मेरा पढ़ाना सिखाना है, इसी पैसा है मेरा। अरे रोड पर आ गए हम लोग के बाल बच्चा, नौकरी नहीं दे रहे हैं। पीता है अभी दारू कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसभा को संबोधित करने के दौरान पासी समुदाय के महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, सभा के दौरान कुर्सी तक फेंकी गई। महिलाएं हाथों में शराब का बोतल लेकर प्रदर्शन करती रही और नीतीश कुमार के विरोध में नारे लगाती रही। महिलाओं को शांत कराने के लिए पहुंचे लोगों से महिलाओं ने बकझक की और कहा कि जब खुलेआम शराब बिक रहा है तो तारी पर प्रतिबंध क्यों? हम लोगों का यह खानदानी पेशा है तो उसे हम क्यों छोड़े? झोली फैला के हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। तारी का गाछ है, तारी के धंधा हमको खोल देने के लिए तारी पर से पाबंदी हटा दीजिए, दारू बंद कर दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? तारी वाला के कर देता है, दारू वाला में घोषणा शराब बंद कर दीजिए। शराब कहते हैं बंद कर देने के लिए, तारी तो पेड़ का रस है भैया, दारू बंद कर दीजिए। 4 बजे भोर में कहते हैं उतारने के लिए, जाएगा मर जाएगा, बिच्छू काटेगा तो क्या हम लोग के देगा सरकार? रोड पर पिचाता है तो 4 लाख रुपया देता है, हमको फांसी देता है, 10 लाख रुपया देगा नीतीश का जो बिजनेस चालू कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार से। ये चाहते हैं जो बच्चा को मेरा पढ़ाना सिखाना है, इसी पैसा है मेरा। अरे रोड पर आ गए हम लोग के बाल बच्चा, नौकरी नहीं दे रहे हैं। अरे 10 साल से हम लोग दारू हो गया, बंद नहीं हुआ। दारू वाला मेरा नाम प्रियंका देवी हो जाता है। अरे जलाल का लॉकडाउन लगा देता है, दर का पाबंदी करवा देता है, कर्जा कर G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने के उपलक्ष्य में जिले की सरैया स्थित अशोक स्तंभ को रोशनी से जगमगाया गया। अपने देश भारत को G20 देश की अध्यक्षता मिलने के उपलक्ष्य में देश भर के 100 स्मारकों को रोशनी से प्रकाशित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सरैया प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ स्थित अशोक स्तंभ परिसर को भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से रंगीन रोशनी से प्रकाशित किया गया। यह बौद्ध स्तूप और अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में बनवाया था। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह G20 के राष्ट्राध्यक्ष भी आ सकते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो और थीम वेबसाइट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। G20 लेकर के जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इनको विस्तृत रूप दिया गया है, जिसके लिए हर जगह बोर्ड बैनर वगैरह जो है हम लोग लगा रहे हैं और उनका जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है। रही बात ये अशोक स्तंभ और ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं उसको आनंद स्तूप बोलते हैं, जो ये गौतम बुद्ध थे जिनको सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने वर्षों वर्ष तक यहाँ तपस्या किए थे और यहीं से तपस्या के बाद जब वो लास्ट यहाँ से गए थे कुशीनगर तो उनकी मृत्यु हो गई थी।
और इसको जो है यहाँ पर हम लोग पर्यटकों की जो बात है तो वो सीजन के हिसाब से पर्यटक चलता है। और जैसे कि अभी सीजन है लेकिन कोरोना काल से यहाँ विजिटर नहीं आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत लोकल जो आ रहे हैं, बीच बीच में कुछ फॉरेनर भी आ जाते हैं, बस यही है। अपना परिचय देंगे प्लीज। मेरा नाम विजय महतो हुआ, मैं यहाँ का वरिष्ठ लिपिक हूँ। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जिले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिले के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बड़े दल के नेता अपनी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने चांदनी चौक स्थित जिला भाजपा उपाध्यक्ष के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में पूरे सरकारी अधिकारियों के द्वारा जनता को उनके पक्ष में वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता का जीत सुनिश्चित है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी राम राज्य की स्थापना का रुख कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव से होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के तरफ से हर वोट की कीमत 5,000 रुपए रखी गई, जो लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है। ललन सिंह के द्वारा बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहे जाने वाले बयान पर कहा कि यह वही ललन सिंह है और शिवानंद तिवारी जो मिलकर लालू को जेल भिजवाए थे, आज उनके गोद में बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। नल जल योजना, शराबबंदी योजना सहित कई योजनाओं का नाम लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए योजना विफल साबित हो जाता है। और भी कई सवालों का जवाब देते हुए महंगाई के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है। उत्तर प्रदेश और असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है, डीजल और पेट्रोल पर वैट कम है, शराबबंदी के राजस्व का भरपाई करना चाहती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को अहंकारी तक कह दिया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सभा है, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुढ़नी क्षेत्र के लिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नाम पर जो नाटक कर रहे थे उसका पोल खुल रहा है। कहते हैं कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर शराबबंदी का मामला में जो बोतल उम्मीदवार के साथ वायरल हो रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? गोपालगंज में शराब के फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, उस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? और मुख्यमंत्री जी शराब के नाम पर आप गरीबों को और पासी समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कराकर क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव ये पूरी तरह से हार रहे हैं, जनता में इनका इकबाल समाप्त है, इनके करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है, और प्रशासन का जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाकर धमकाना, उसके माध्यम से उस पर प्रेशर बनाना कि वोट को मैनेज करो, और वोटर को, अभी तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, हम गांव में घूम रहे हैं कि 5-5 हजार रुपया वोटर को देने की बात करते हैं कि जय वोट देगा उतना 5,000 रुपया देंगे। मोकामा में यही घटना प्रशासन के द्वारा किया गया था, सम्यागर गांव में, बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्रवाई किया। और यहाँ भी धमकी पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को। चुनाव आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है।
2 चरणों में इसका चुनाव किया जाएगा। पहला चरण 18 दिसंबर और दूसरा चरण 28 दिसंबर को होगा। निकाय चुनाव को लेकर बाजारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ लोग चुनाव से उत्साहित है तो कुछ असमंजस में है कि चुनाव हो या नहीं, तो कुछ चुनाव होने को काफी जरूरी मान रहे हैं। घोषणा के बाद लगता है ऐसा स्थिति महसूस हो रहा है कि बिहार सरकार अपना जो कलंक था उस पर लगने वाला कि बिहार सरकार के गलत व्यवहार के कारण या नीति के कारण चुनाव को बाधित किया गया है, नगर निगम का चुनाव का, वह अपना खाना पूर्ति करके हाई कोर्ट को समर्पित कर दिया। लेकिन उद्देश्य सिर्फ इस बात का है और दुख भी है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कोई निर्देश नहीं आया है, क्योंकि जो केस किया गया था वह आरक्षण पर किया गया था। मेयर एंड डिप्टी मेयर किसी एक को फ्री करने का अधिकार कोर्ट को है। कोर्ट ने कोई ऐसा इस तरह का कोई दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं किया और अंतोगतवा स्थिति है कि अगर जो आरक्षण के सवाल पर कुछ लोगों के द्वारा फिर पुनः केस दायर किया जाएगा और उम्मीद है कि फिर यह बाधित होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सुधार की है कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उसमें है। नहीं, सुधार भी तो की है। नहीं, सुधार किया था कि जो कमेटी बनना था उस कमेटी के माध्यम से ही आपको कोर्ट को देना था। कोर्ट में केस किया गया था जिस मुद्दे को लेकर, वो मुद्दा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ और आज सरकार ने एक कमेटी गठन कर दी। उस कमेटी में अपने पार्टी के लोग को, आरजेडी के लोग को रख के किसी भी तरह से जांच कर ली और कोर्ट को सौंप दिया। कोर्ट की तारीख है 2 जनवरी को और आप तारीख ख़त्म कर रहे हैं चुनाव की 30 दिसंबर को। ये कोर्ट में मामला फंसेगा। क्या लग रहा है कि चुनाव हो पाएगा कि नहीं? चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद क्योंकि सरकार 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होनी है, जजमेंट आनी है और सरकार 30 जनवरी को ही 31 दिसंबर को इसको ख़त्म कर रही है। संशय का विषय है, अभी संशय में लोग फंसे हुए हैं या कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है कि अभी क्या होगा। अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। आचार संहिता लगा हुआ है, इससे हो रहा है कि जनता का भी हो रहा है नुकसान, में जनता भी परेशान है और नगर निगम में भी लॉस हो रहा है। इसके कारण आचार संहिता न कोई काम हो रही है ठीक तरीक़ा से और न कुछ व्यवस्था हो रहा है। आचार संहिता 6 महीना से लगा हुआ है, समझ मानिए तो पार्षद जो होता है पर जो खाली हो गया उसके चलते 6 महीना से अभी आचार संहिता समझ लग गया हुआ है। इससे कार्य कुछ नहीं हो रहा है। अब विकास तो साफे समझिए तो पूरे जमीन धरातल नीचे की ओर जा रही है। वो क्या कहेगा, चुनाव होना चाहिए? चुनाव हो जाए तो अच्छा बात है। अच्छा, सब फिर से उज्जवल टाइप के जिंदगी जीना चालू करेंगे सब। उपचुनाव को लेकर जिले में पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर सीधा हमला बोला। जिले के कुठन्नी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़े दलों के नेता आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं है। शुक्रवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिंडिकेट का आरोप लगाने वाले खुद शहर के बड़े भूमाफिया हैं। सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के एमएलए रामसूरत राय इसमें शामिल रहे हैं। खुद यह लोग उनके संरक्षक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जाति की बात कहते हैं, लेकिन 5 गांव का नाम बता दे, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं वो लोग कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद जेल कभी गए थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी के लोग खुद आरक्षण विरोधी है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो गया था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह पर भी बोला हमला और कहा ऐसे नेता
तो फर्जी टीआरपी लेने और मीडिया में बने हुए रहने के लिए बेतुका बयान देते रहते हैं। नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। जो फैसला हाईकोर्ट का आया उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग बना, उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत की। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो ये लगातार इस बात की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये 2015 के विधानसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो गया था, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये जब उन्होंने बयान दिया था उसमें स्पष्ट हो गया था कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र में। अब अभी कह रहे हैं, आज देखा हमने सुशील मोदी का, भाई मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, इसी ईबीसी कमीशन जो स्टेट की ईबीसी कमीशन है उसके रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना, और यहाँ कह रहे हैं कि ना इसको कैसे मानेंगे। अरे वाह भाई, अरे आप कहा नहीं, सीधी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध है, हम आरक्षण समाप्त करना चाहते। बोलिए, यही बात बोलना चाहिए। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा सड़क पर लगे अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। यातायात की सुविधा सुचारू करने एवं अतिक्रमण को खाली कराने के लिए शुक्रवार को भी नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत छाता चौक से लेकर मारीपुर चौक तक सड़क को खाली कराया गया। अतिक्रमणकारियों को पहले खुद खाली करने के लिए नोटिस दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों ने सड़क को खाली नहीं किया था। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने सड़क पर बनाए हुए शेड, दुकान आदि सामानों को बुलडोजर से हटा दिया और सड़क को खाली करा दिया। इस दौरान नगर निगम प्रशासन को दुकानदारों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन सख्ती दिखाते हुए सड़क से अतिक्रमण हटा दिया गया। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी के तहत नवंबर महीने से ही लगातार सड़क से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके बावजूद हाई कोर्ट के निर्देश पर भी सड़क को खाली कराया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान कंटिन्यू 18 अक्टूबर से चल रहा है। ये 18 नवंबर से छाता चौक से लेके आज हम लोग यहाँ आगे मारीपुर चौक तक बढ़ रहे हैं। जो लोग अतिक्रमित स्थल को खाली नहीं किए थे, उन लोगों का शेड वगैरह, उन लोगों का दुकान वगैरह जो गुमती उमती है, सब जेसीबी से हटवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के मद्देनज़र साथ ही यातायात बाधित जो है, यातायात बाधित आम नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इस उद्देश्य से शहर को जाम मुक्त कराना है। भाकपा माले द्वारा आयोजित 11वें महाअधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पिछले कार्यकाल की समीक्षा की। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय आयोजित बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को पार्टी के 11वां महाअधिवेशन पर चर्चा हुई। दीवान रोड स्थित एक निजी होटल की सभागार में बैठक चल रही है। इसमें केंद्रीय नेता समेत राज्य एवं जिला की सभी पार्टी के वरीय पदाधिकारी उपस्थित है। पार्टी का 11वां महाधिवेशन पटना में फरवरी महीने में होगी। बैठक में पार्टी के 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी। अगले कार्यकाल की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान माले नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। माले नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है।
ऐतिहासिक धरोहरों को निजी कंपनी के हवाले कर रही है। जिस तरीके से देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 75 सालों के देश के पूंजी को भाजपा सरकार बर्बाद कर रही है और देश में नफरत फैला रही है। पार्टी के 11वां महाअधिवेशन में विपक्षी पार्टी के एकता पर बात होगी। इसमें पहल किया जाएगा कि आने वाले लोकसभा में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता बने। पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक मुजफ्फरपुर में हो रही है, कल से शुरू हुई है और 3 तक चलेगी। और हमारी पार्टी का 11वां महाधिवेशन जो है वो 15 से 20 फरवरी तक पटना में होने जा रहा है। और आज की बैठक भी उन्हीं तैयारियों को लेकर के है, खास करके इस दौर में जब भारत में और भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फांसीवादी खतरे बढ़े हैं, तो कैसे इस खतरे से लड़ते हुए तमाम जगहों पे, खास करके बिहार झारखंड जगहों पे जहां हमारे कामकाज हैं, वैसे चुनौती दी जाए। खास करके लगातार जब अभी आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इन 75 सालों में अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो हमारी आज़ादी के धरोहर थे वो तमाम चीज़ों को यह सरकार जो है वो बेच रही है। इन सारी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए जो इस बार का महाधिवेशन समर्पित होगा और इस महाधिवेशन में हमारी कोशिश होगी कि भाजपा के खिलाफ जो लगातार लड़ रही ताकतें हैं, जमीन पे संघर्ष हैं, उनसे भी कैसे इस फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी एकता बने। तो महाधिवेशन के पूर्व पार्टी की जो 3 दिवसीय यहाँ बैठक हो रही है, जिसमें पिछले 5 सालों के कामकाज की समीक्षा हो रही है और आगे कामकाज और बेहतरीन चुनौतियों से मुकाबला कैसे की जाए इसकी तैयारी की जा रही है। हाल ही के सालों में देखा जा रहा है कि मेन मुद्दा से लोग भटक के राजनीति हो रहा है, जातिवाद, फिर हिंदुत्व। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं कि और इसीलिए जहां लेफ्ट या संघर्षकारी पार्टियां हैं वहां हमेशा जनता के सवाल, जनता के संघर्ष, ये ज़्यादा मुद्दे, जरूरी मुद्दे हैं। और आज बिहार में भाकपा माले अगर पहचान बनाई है संघर्षकारी ताकत के रूप में, सड़कों में लड़ते हुए भी, पिछले दिनों जो है विधानसभा चुनाव में भी अगर ये पहलकदमी ली तो संघर्षों की। कथैया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद थाने में आत्मसमर्पण किया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के कथैया थाने के टिकहा बाजार में आपसी विवाद को लेकर अमित कुमार नामक युवक को गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपित विशाल कुमार 2 कट्टा वो 1 खोखा के साथ थाना पहुंचा और पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस के सामने हत्या की बात स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम अमित कुमार टिकहा बाजार पर एक दोस्त के साथ नाश्ता करने आया था। इसी बीच शाम में गांव का ही विशाल कुमार होटल पर पहुंच गया। देखते ही देखते उसने पीछे से अमित की गर्दन पर गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोग जब तक जुटते, आरोपित उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति को रोककर उसकी बाइक पर बैठ गया और थाने पहुंचकर 2 कट्टा वो 1 खोखा के साथ सरेंडर कर दिया। वहीं घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मृतक अमित की बहन की 3 दिसंबर को शादी होनी थी, को लेकर घर पर खुशियों का माहौल था। कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे। वहीं शाम में अमित की हत्या के बाद घर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 3 दिन पूर्व विशाल के उसके पुत्र को धमकी दी थी, तब वे पूछताछ के लिए उसके घर गए थे। इसके बाद विशाल कट्टा लहराते हुए दरवाजे पर चढ़ाया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। संबंध में उन्होंने 29 नवंबर को थाने में इसकी शिकायत की थी। कट्टा लहराते उसका वीडियो भी पुलिस को सौंपा, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पुलिस ने जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा। स्वजन का कहना था कि कथैया पुलिस अगर शिकायत पर कार्रवाई करती तो आज शायद अमित की हत्या नहीं हुई होती। ये दोस्त हम ही है, यही सबसे नजदीक रहने वाला, ठीक है। उसके बाद वहाँ पटना के रहने वाले हैं। वहाँ पटना से मैं 15 दिन पहले यहाँ आया था, खाली स्पेशल शादी को लेकर कि कोई कमी ना हो, बराती हो, कहीं मतलब कोई दिक्कत ना हो, कि मतलब कोई बेइज्जती वाली बात नहीं हो। लेकिन यहाँ सुनने के बाद आया पता कि ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम, ऐसा घटना है कि जो कि घर के बगल के लड़का मतलब कट्टा लेकर, देसी कट्टा लेकर, ये आज से यानी कल कट्टा लेके आया, 2 फायरिंग भी किया था वहाँ, ठीक है। उसके बाद
मुखिया को, सरपंच को और ये थाने को सबको जानकारी दिया गया। हमारे पास वीडियो भी है, मुखिया, सरपंच, थाने को भी ये वीडियो मिला था। जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग था, कट्टा चलाया था, जो कट्टा लिया था, 2 कट्टा था, एक फसुला था, ठीक है, एक कट्टा हाथ में लिया था, एक कमर में फंसा था। कौन था वो यही लड़के जो गोली मारा, ये क्या नाम था, विकास, उसका नाम है विशाल। हाँ विशाल नाम था। जहाँ घटना हुआ है वहाँ पर आप साथ में? हाँ साथ में थे हम दोनों। वहाँ पर कैसे क्या हुआ? जैसे हम लोग कुर्सी बता के ऐसे बैठे थे 2 लोग, ठीक है, नाश्ता ऑर्डर देके हम लोग बैठे। हाँ हम लोग बैठे कुर्सी लगा कर अपोजिट साइड, पीछे से आया, इससे कट्टा भी आया, जैसे हम देख लिए, हाथ पकड़े कट्टा को, लेकिन दूसरा कट्टा निकाल के ठोक दिया, ठीक है। फिर हम देखे गोली मारा, लेकिन कोई सटा नहीं। अच्छा। वहाँ पे कोई सटा नहीं, यहाँ पे जिनका गाँव वाला था कोई सटा नहीं। फिर वो कुछ दूर गया, तब यहाँ पे हम चिल्लाते रहे 10 मिनट तक, लेकिन कोई हमारा हेल्प करने नहीं आया। कितना हथियार था? क्या? कितना हथियार था उसका? 2 हथियार था, दोनों देसी कट्टा था, ठीक है, दोनों में बुलेट भरा था, ठीक है। हम जहाँ तक कोशिश किया वहाँ पे उसका हाथ भी पड़ा, लेकिन दूसरा कट्टा निकाल के वो ठोक दिया। उसके बाद वो किधर भागा? उधर भागा आगे, सभी लोग गाँव वाले बाद में आए, मतलब गोली लगने के बाद जब दूर चला गया, 200 मीटर दूर गया, तो गांव वाला सब जुटा, तो हल्ला करा, तो वो दूसरे गाड़ी वालों को कट्टा भी रखकर गाड़ी बैठा आगे चला गया। उसका मौत जो हुआ घटना स्थल पर ही हो गया कि? हाँ बताइए कैसे क्या घटना हुआ? परसों यहाँ पर हम नहीं थे, दरवाजे पर हम सरे में थे, छोटका भाई था यहाँ पर मझिला, वो 2 एगो फैसा लेकर और 2 बंदूक लेकर हॉस्पिटल आया। आने के बाद में कहा कि मान लीजिए उसको घंटी बचों को कहा कि तुम बात बताने को भेजो, हमसे फल डाले लेकर लिए। इतने कहानी हुआ, इतना बात कहूँगा मालूम कैसे। किसका बेटा है जो कहा आप लोगों को कि फरिया लेंगे? वह कैलाश बैठा का पोता है। अच्छा, तो वो क्या बोला, किस लिए, क्या विवाद था? अब क्या विवाद था वही बताएगा, कि काय से विवाद था नहीं था वही बताएगा। पहले से आप लोग को पता नहीं था कुछ? हमें पहले था, मैं जगदीश बैठा का बेटा से सारा काम है, जगदीश बैठा का बेटा कराया है। आपके घर में शादी भी सुन रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान
देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। MDDM कॉलेज परिसर में विश्व एड्स दिवस पर छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मिठनपुरा स्थित महंत दर्शन दास महिला कॉलेज के परिसर में कॉलेज की छात्राओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथ ही इससे जुड़े जानकारी एवं इसके लक्षण को कैसे पहचाने एवं उसके रोकथाम को लेकर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य कनु प्रिया ने बताया कि HIV एक अति सूक्ष्म रोग विषाणु है, जिसकी वजह से एड्स हो सकता है, जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है, जिससे पीड़ित को कोई भी रोग सहजता से हो जाते हैं
और उनका इलाज करना कठिन हो जाता है। एड्स एक तरह का संक्रामक यानी कि एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को होने वाली गंभीर बीमारी है। विभाग द्वारा मनाया गया है और इसके माध्यम कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि छात्राओं को, समाज को, परिवार को एड्स के बारे में, HIV के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करके उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए। और बहुत ही खुशी की बात है कि यह BEd विभाग जो हमारे महाविद्यालय का एक अंग है, उससे जुड़े हुए शिक्षक, जो इसके HOD हैं और जो छात्र छात्राएँ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी सहभागिता दी और वर्ल्ड एड्स डे को पूरी तरह से साकार किया और बहुत अच्छी तरह से मनाया है। मैम, यहाँ प्रथम बार एड्स दिवस मनाया गया या फिर इससे पहले भी मनाया जाता था? इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं। BEd विभाग के द्वारा यह पहली बार हुआ है। वैसे हमारा महाविद्यालय कामों में, इस तरह के क्रियाकलापों में हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे समाज में और छात्राओं में जागरूकता बनी रहे। विश्व दिव्यांग दिवस पर बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बागेश्वरी दिव्यांग सहजन सेवा संस्थान की तरफ से गोला रोड स्थित बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। दिव्यांग बच्चों ने नृत्य गायन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर आयोजक ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी किसी सामान्य बच्चे से कम नहीं हैं। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उनकी प्रतिभा में निखार आती है। हम लोगों की तरफ से लगातार दिव्यांगों के उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि दिव्यांगों का भी देश पटल पर नाम हो और दिव्यांग देश का नाम रोशन करे। आज बागेश्वरी दिव्यांग सर्जन सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग दिवस के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए किए हैं और बहुत सारे समाज सेवी को भी बुलाए हैं और सबको ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चे भी कमज़ोर नहीं हैं। ये भी बच्चे दुनिया की हर चीज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस इन्हें मत एक सही रास्ता दिखाने वाला एक प्रशिक्षक अच्छा होना चाहिए, तो ये भी एक नॉर्मल से भी कहीं बेहतर करते हैं ये लोग, है कि नहीं। और समाज में जीने का सबका अधिकार है, इनका भी अधिकार है, इनको भी समाज में मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए और मुख्य धारा से जोड़ने का मेन मुद्दा है मेरा इन लोगों के लिए। मैं संजय कुमार, बागेश्वरी मुख्य विद्यालय, गौशाला रोड। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कल्याण पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। हॉस्टल की बिजली पानी समेत विभिन्न समस्या को लेकर शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रों ने जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने कल्याण पदाधिकारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में रहने और पढ़ने के लिए जो सुविधा होती है वह नहीं है। जब भी कल्याण पदाधिकारी से शिकायत की जाती है तो वह कहते हैं कि फंड नहीं है, फंड आने पर समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छात्र रवि रंजन कुमार ने बताया कि जब कोई उच्च अधिकारी हॉस्टल विजिट के लिए आते हैं तो हॉस्टल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है, जैसे अखबार पत्रिका, पानी, बिजली समेत सभी व्यवस्था होती है, लेकिन उनके विजिट के बाद ही सारी व्यवस्था हटा दी जाती है। हॉस्टल में जनरेटर है लेकिन वह चलता नहीं है। बिजली नहीं रहने के कारण छात्रों को पढ़ने में परेशानी होती है। पानी नहीं आने पर छात्रों को नहाने और शौचालय में भी परेशानी होती है। हम लोगों की मांग है कि हॉस्टल को पढ़ने और रहने योग्य बनाया जाए। हमारे जो विभाग के सेक्रेटरी सर है पटना से, वो पिछले दो महीने पहले आए हुए थे हमारे छात्रावास में। उनका साफ साफ कहना था यहाँ मेस संचालन नहीं हो रहा। हमारे जिला कल्याण से जब हम लोग मिले तो उनका कहना था कि यहाँ पे रसोईया हम प्रोवाइड कराएंगे। जब तक ये रसोईया प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो हम लोग मेस कैसे चलाएंगे। और हमारे यहाँ समस्या जनरेटर, आप जब छात्रावास में है तो वहाँ पे ईंधन नहीं है, इसके कारण जनरेटर नहीं चल पा रहा है।
महीने का जो एक प्रति माह जो राशि आती है 1000 रुपया, वो भी नहीं आ रहा, प्रत्येक महीने से नहीं आता है। मिले हैं तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? मिलने के बाद सर तो 4 महीना पहले भी हमें यही आश्वासन दिए थे, तो मेरे पास आवंटन नहीं है। जब आपके पास आवंटन की ही कमी है तो विभाग में आप आगे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और जब सेक्रेटरी सर से हमें जब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुआ तो सेक्रेटरी सर कहे थे DW को घेराव करो। हम लोग इसी तरह से नहीं, हम लोगों का लीडरशिप खुद सेक्रेटरी सर ही किए थे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए हैं आज। हॉस्टल में विभिन्न सारी समस्याएं को लेकर के जिला कल्याण पदाधिकारी से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जैसे बहुत सारी समस्या में क्या है कि हॉस्टल के अंदर में जो कचरा निकलता है वो हॉस्टल कैंपस में ही रखा जाता है, एक बात। दूसरी बात कि जब DM सर या इस विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर विजिट करने आते हैं तब वहाँ पर दैनिक अखबार रखा जाता है, पत्रिका रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी कभी पत्रिका नहीं आया, एक भी मतलब दैनिक अखबार नहीं आता है। ये हम लोग का मांग है। दूसरी बात कि हम लोग को मतलब राशन दिया जाता है हॉस्टल के छात्रों को, लेकिन अप्रैल महीना के बाद 1 महीना का भी राशन नहीं मिला है। इस तरह से वहाँ पर जो बहुत सारी बकरियाँ आती है, बकरी आने के बाद किसी के रूम में घुस जाता है और मतलब उससे भी बहुत नुकसान होता है, किसी के खाना खा गया, मतलब इस तरह से भी की समस्या है। उसके अलावा वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था, लेकिन जनरेटर में ईंधन के अभाव के कारण मतलब जनरेटर 8-9 महीना से बंद है। बिजली कट जाने के बाद हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, कभी कभी मोटर नहीं चलता है, पानी नहीं आता है और हम लोग नित्य क्रिया भी नहीं कर पाते हैं। ये सब सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, मिलने आए हैं कि कब तक हम लोग की समस्या का समाधान होगा। और हम लोग मिले हैं तो बोल रहे हैं कि फंड की अभाव है, ये सब मतलब बात बोल रहे हैं, यही बात है। जिला कल्याण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। सहारा इंडिया की जोनल ऑफिस के बाहर एजेंट की हार्ट अटैक से मृत्यु होने के बाद परिजनों ने सबको रखकर प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया से जमा राशि की भुगतान नहीं होने पर अभिकर्ता का तनाव में आकर हार्ट अटैक होने से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर स्थित उनके आवास पर मृत्यु हो गई। अभिकर्ता संजय कुमार चकिया ब्रांच में एजेंट के रूप में काम करते थे। उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए ग्राहकों का सहारा इंडिया में जमा कराया था। सभी लोगों का जमा राशि का समय पूरा हो चुका है, लेकिन उन्हें राशि नहीं दी जा रही है। इससे अभिकर्ता संजय कुमार काफी समय से तनाव में थे। प्रतिदिन उनके घर पर जमाकर्ताओं की भीड़ लगती थी। जमाकर्ता उनके घर पर आकर गाली गलौज व मारपीट करते थे। आज भी 10-12 की संख्या में ग्राहक उनके घर पर आकर रुपए वापस करने के लिए गाली गलौज कर रहे थे। इसी दौरान उनका हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों एवं दूसरे अभिकर्ता ने उनके शव को ब्रह्मपुरा स्थित सहारा इंडिया कार्यालय के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कंपनी से मुआवजे की मांग की। इसके अलावा अभिकर्ताओं ने जमाकर्ता के राशि का अविलंब भुगतान करने की भी मांग की। यहाँ कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। पिताजी की हार्ट अटैक कब हुई थी? आज हुई है। बहुत टेंशन में थे सहारा इंडिया की वजह से। जान मारने की धमकी मिलता है हमेशा। पेमेंट के पूरा पैसा, मेरी बहन का शादी का, हम लोग के पढ़ाई का पूरा पैसा फंसा हुआ सहारा इंडिया में। अब कोई कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग पूरा बर्बाद हो गए पूरी तरह से। मम्मी है मेरी, पापा है, हम लोग का कोई रोजी रोजगार नहीं है सहारा इंडिया का। आप पड़ोसी है बगल के, तो हम रोज समझाते थे टेंशन नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, लेकिन क्या करे, बेटी के शादी के बलू रुपया भी दे दिए, सब लोग के दे दिए रुपया। है संजय कुमार चकिया सेक्टर में, मुजफ्फरपुर जोन के अंतर्गत चकिया मतलब सेक्टर है, वहाँ के सीनियर कार्यकर्ता थे। वो अपनी पूरा मतलब यानी कि सीनियर कार्यकर्ता थे। पूरे जमाकर्ता का पैसा 5 करोड़ रुपया जमा कराए थे चकिया सेक्टर में। उसके बाद में क्या है कि भुगतान के लिए जमाकर्ता जो है उन पर टूट पड़ता था, मारपीट प्रतिदिन होता था उनके दरवाजे पर। वो अवसाद में रहते थे। अब परसों भी शाम को उनके यहाँ 10 आदमी पहुँचा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। अच्छा, सहारा से कोई भुगतान नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन हो हल्ला हो रहा है, कहीं इसमें कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कुछ चमचों का अड्डा है। मुजफ्फरपुर जोन में कुछ चमचों का अड्डा है। उस चमचे के द्वारा ही जोन चलाया जाता है और जो पैसा आता है उस चमचों को केवल मिलता है। आज उनकी मौत हो गई है। इस पर हम लोग जो हैं उनके मौत ये हुआ है, मतलब टॉर्चर। हाँ, जमाकर्ता इतना न टॉर्चर किया कि उनकी मौत हो गई।
राष्ट्रकवि दिनकर एकेडमी द्वारा शहीद खुदीराम बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर खुदीराम बोस के चिता स्थल पर दीप जलाया। राष्ट्रकवि दिनकर एकेडमी की तरफ से शुक्रवार को अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर सोडा गोदाम स्थित चिता भूमि पर दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर चिता भूमि पर कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। कवियों ने देशभक्ति कविताओं से समा बांधा। इस दौरान आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस ने 19 वर्षों की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अंग्रेजी जज के काफिले पर बम फेंका था। शहीद होने के बाद खुदीराम बोस को पूरे शहर में घुमाया गया। इस दौरान कंपनी बाग से शव यात्रा निकाला जो सोडागुड़ा में स्थित चिता भूमि पर पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। हम लोगों ने दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी में इस देश के लाखों बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर और आज़ादी को हासिल किया। इसी में बंगाल के मिदनापुर जिला के एक नौजवान थे, 19 वर्ष के नौजवान खुदीराम बोस, जिनका जन्म मिदनापुर में 3 दिसंबर 1989 को हुआ था और वो मुजफ्फरपुर की धरती पर पहली बार बम का धमाका किए थे। उसके पहले किसी ने भी अंग्रेजों की छाती पर बम नहीं चलाया था और उनका निशाना था यहाँ का जो उस समय का अंग्रेज जज था, वो उनका निशाना था। इसके एवज में उनको फांसी की सजा दी गई। मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया। केंद्रीय कारा उन्हीं के नाम पर देश आज़ाद हुआ तो रखा गया, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा। और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। वहाँ से जो शव यात्रा देशभक्तों ने निकाली, वो शव यात्रा यहीं, ये आप देख रहे हैं कि सामने गंडक नदी है और ये बांध है गंडक नदी का, यहीं पर देशभक्तों ने लाकर, चूंकि उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं थे उस समय, केवल उनके वकील कालिका चरण चटर्जी थे उनके साथ, और यहीं पर लाकर उनको जलाया गया था। इसीलिए उनकी चिता जली थी। तो ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये चिता भूमि पर हम लोगों ने बहुत संघर्ष, 15 वर्षों के संघर्ष के बाद इसको सरकार से लिया। यहाँ पर शौचालय बना हुआ था नगर निगम का, उसको हटवाया और यहाँ पर जहाँ उनको जलाया गया था वहाँ पर इस चिता भूमि की स्थापना हुई। और इसको पाने के लिए यहाँ के नौजवानों ने हम लोगों को के नेतृत्व में एक शहीद खुदीराम बोस चिता भूमि बचाओ संघर्ष समिति बनाया था। मगर वो आज भी उसकी आवश्यकता है। आज उनके 133वें जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यहाँ हम लोगों ने दीप जलाया है, मोमबत्तियाँ जलाई हैं, कवि सम्मेलन किया है और कल हम लोग यहाँ पर पुष्पांजलि करेंगे। जी, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।